होता है। बहुत से लोग से सुन रहे हैं क्लाउड क्लाउड क्लाउड। ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है? ये माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं? ओके, ओनली व्यू चेंज हो रहा है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? व्यूज सब डिवाइस के लिए अलग बना लो, फ्रंट एंड बैक एंड सेम रखें और आपका डेटाबेस सेम रखें, ओनली फ्रंट एंड आप चेंज कर लो तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपने इतनी सारी चीजें बता दी, आज ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गई है। अब फ्रंट एंड के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रेज होता है वो है बैक एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आईटी में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बोलो क्या सर? Hello, I am Diksha. Welcome to the Bonding Beats. Today we have Sandeep Kaushik with us. He is the CEO of TagBoost. It's an IT company. It mainly deals with software development and IT trainings. तो संदीप कौशिक सर हमें बताएंगे कि हम अपना करियर आईटी में कैसे बनाएं, हमारे लिए क्या बेस्ट सूट करेगा। First of Diksha ma'am, thank you for inviting me and giving me this honor to speak here. Yes sir. आईटी में करियर बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, लाइक एमटेक हो गया, बीटेक हो गया, बीसीए, एमसीए, और या फिर हम किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ आईटी में करियर बना सकते हैं? Is there in everybody's mind whether we should have some prerequisite to enter this field or not? Yes sir. Like बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लाइक उसने कॉलेज में तो आईटी लिया नहीं, लेकिन अभी सब देख रहे हैं कि आईटी में करियर इतना अच्छा होता जा रहा है, पैकेजेस अच्छे हैं, लाइक एवरीबडी इज गोइंग ऑनलाइन। शुड वी मेक करियर इन दिस और डू वी नीड सम प्रीरेक्विजिट टू एंटर इनटू दिस? सर सिंपल है मैम, सिंपल है। इसमें क्या होता है, लाइक अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है देन यू कैन गो टू इट। अच्छा, इसमें ऐसा लाइक अगर आपने बीटेक किया है, एमटेक किया, बीसीए किया है या फिर आपको कोई और क्वालिफिकेशन आपने अचीव की है, देन इट्स अ प्लस पॉइंट बिकॉज यू वुड बी हैविंग द बेसिक नॉलेज दैट इज नीडेड टू एंटर दिस फील्ड। लेकिन आपने नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा बेसिक कोर्स करो, आप आईटी की नॉलेज ले लो, आईटी सिस्टम कैसे काम करते हैं, हार्डवेयर कैसे काम करता है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, छोटी सी नॉलेज है ये आप ले लो। उसके बाद आप कोई भी स्पेसिफिक कोर्स कर लो जिसमें आपको करियर बनाना है, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपने क्वालिफिकेशन लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो भी कोई दिक्कत इसमें है नहीं, कोई भी फील्ड का बंदा इसमें आके अपने करियर बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, आपने आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि आईटी जो है ना, आप देख रहे हैं आजकल हर जगह आईटी का बोलबाला है। मतलब हर एक चीज आजकल जो है टोटली बेस्ड है आईटी पे, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। लेकिन आईटी जो फील्ड है ना वो बहुत वास्ट हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें ये कैसे चूज करना है कि कौन से फील्ड में जाएं? डेटा साइंस है, डेटा एनालिस्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, है ना। तो हमें किस फील्ड में जाना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर के लिए वो फील्ड अच्छी हो? ये चीज का आप थोड़ा सा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ये भी मुझे काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर मेरे पास इस बार इस सेमेस्टर मेरे पास ऑप्शन आया है, मुझे डेटा साइंस लेना है या फिर मुझे एआई लेना है या फिर मुझे साइबर सिक्योरिटी को ऑप्ट करना है। मैं इसका बहुत ही स्पेसिफिक आंसर देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, देखो हर बंदा अलग है, हर बच्चा अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, उसकी स्किल्स अलग है। कोई हो सकता है मैथमेटिक्स में अच्छा हो, कोई हो सकता है कि उसके पास एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो उसके हिसाब से ही हमें अपना करियर चूज करना चाहिए। मान लो कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, उसका काफी लॉजिक लगा लेता है, सोल्व कर लेता है, लाइक इस तरह की स्किल्स उसके अंदर है, तो ही शुड डेफिनेटली गो फॉर एआई। ओके, एआई में क्या होता है मैम, आपको हमेशा ही मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाने। ओके, तो अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर एआई। इसमें भी काफी सारी फील्ड है, लाइक यू कैन गो टू मशीन लर्निंग एंड अदर फील्ड्स आल्सो। ओके, ओके, okay, if you have problem solving skills, like programming is all about problem solving, you will get so many problems and you have to solve that through programs, writing code, so you can go for development. okay. और एक और चीज होती है मैम, आजकल एक स्किल काफी पॉपुलर है, हर बिजनेस में बिजनेस एनालिस्ट बैठे हुए हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, उसको डेटा मिलता है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उसको डिसीजन लेने होते हैं। लाइक कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, अब सबसे पहले तो ऐसे तो है नहीं कि ये प्रोडक्ट है ये पक्का जाते हिट हो जाना है, उसको ये देखना पड़ता है कि मार्केट में इसका सर्वे करना पड़ेगा, इसकी डिमांड कितनी है,
लाइक फिर उसको क्रिएट करने के लिए उसके रिसोर्सेज कितने लगने वाले हैं, उसका खर्चा कितना आएगा। अब खर्चा आ गया, देन उसको एक सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करना होता है कि मैं इस प्राइस पे इसके बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने खर्चा ठीक से कैलकुलेट किया नहीं और सोच लिया कि ओके 100 रुपीज लगे हैं, मैंने 200 का बेच दिया, बट आपके पास एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगा, आपके पास और मार्केटिंग के आपको रखने होंगे, और आपका स्टोरेज का भी कॉस्ट हो सकता है। ये सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करके, मार्केट सर्वे करके, डिमांड देके, देन यू हैव टू गेट टू द सेलिंग प्राइस। ओके। तो उस पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा डेटा देखना पड़ेगा। तो वो एक बिजनेस एनालिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का यही काम होता है कि डेटा को एक विजुअल फॉर्म में लेके आता है। लाइक क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं ना, नंबर ही है। उस नंबर को कंपेयर कैसे करोगे अगर उसको नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में रहेगा, आपको विजुअल फॉर्मेट में उसको लेके आना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक पावर BI हुआ, आजकल टैबलू है। तो इन सब को, डेटा को आप विजुअल फॉर्म में लेके आओगे, देन यू हैव टू मेक पर्टिकुलर डिसीजन। सो अगर आपको ऐसा करना है तो डेटा एनालिसिस गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड यू इफ यू वांट टू लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन, ओके मेरी वेबसाइट पे किसने अटैक कर दिया, मैंने वापस उसको कैसे डिफेंड करना है, यू कैन गो टू साइबर सिक्योरिटी। ओके। So many fields are there, everything depends on your interest, so the type of interest you have, you can choose your field. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर किया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, उसके बाद उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि किस फील्ड को वो चूज करें, है ना। तो राइट फील्ड अगर वो चूज करें तो उनके लिए वो ज्यादा बेस्ट सूट होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट? Okay, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट डज इट एक्चुअली डज? okay, you should understand by its name, like front end. What is front end? फ्रंट एंड होता क्या है, आपने एक वेबसाइट खोली www.techboost.com इन योर वेब ब्राउजर, जो आपको दिख रहा है वेब पेज पे, आपके जो सामने आ रहा है, दैट इज फ्रंट एंड। ओके। क्योंकि एप्लीकेशन खाली जो दिखती है ना उतनी ही नहीं होती। आपके पास क्या होता है, जो सामने दिख रहा है वो तो दिख गया, लेकिन पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है। आपने फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन फॉर्म भरा, एग्जाम फॉर्म आपने भरा, एग्जाम फॉर्म आपने सबमिट किया, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको सामने जो दिख रहा था वही है, वो बैकएंड में कहीं जाएगा और वो फॉर्म जाके डेटाबेस में कहीं पे सेव होने वाला है। वो सारे बैकएंड प्रोग्रामिंग है, लेकिन जो सामने आपको विजुअल फॉर्म में आ रहा है दैट इज फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड बनता कैसे है, लाइक इसके लिए भी मोस्टली हम 3 लैंग्वेजेस यूज करते हैं। One is your HTML, most of the people have heard this term. Yes sir, HTML. Second is CSS and one is JavaScript. So then again you might be thinking 3 लैंग्वेज क्यों सीखनी है, एक ही तो फ्रंट एंड है तो हम एक ही को सीख लेते, क्यों इतना करना है। देखो होता क्या है कि जब जो भी कंपोनेंट आपको फर्स्ट पेज में आने हैं, लाइक क्या आएगा, आपके पास कुछ बटन होंगे, कुछ बैनर बने होंगे, है ना, और उसमें कोई ड्रॉप डाउन होंगे, कोई टेक्स्ट बॉक्स होंगे, कोई रेडियो बटन होंगे। ये सारे जो कंपोनेंट आपके वेब पेज पे आते हैं, इन सबको दिखाने के लिए आपको HTML में प्रोग्रामिंग करनी है। ओके, ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग कर दी और मैंने एक के बाद कुछ कोड लिख दिया, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़े स्टैक्ड मैनर में आपको दिखेगा, वो समझ में आएगा, जंबल्ड अप पूरा कोड रहेगा, मतलब जंबल्ड अप आपका सारा डेटा रहेगा, आपको समझ में आएगा नहीं, अच्छा लुक नहीं है। Then we have to do styling. Okay. We have to style. We have to put all the elements at a particular place with particular color so that it is soothing to the eyes. Okay. This is the job of CSS. अच्छा, यहाँ तक अपनी स्टैटिक पेज बन गए। अब इन पेज में जान भी डालनी है। लाइक आप कर्सर लेके जाओगे, वो होवर हो जाएगा, उसको होवर करोगे तो आपके पास कुछ पॉपअप बन के आएगा। आपको कुछ वैलिडेशन चाहिए, आपको ईमेल डालना है, उसमें फोन नंबर डाल दे दो, गलतियां सबसे होती हैं, हमें वो भी प्रिवेंट करने हैं। ओके। लाइक कोई एक्सेस अटैक होता है, कोई हैकर आ गया और आपके उसने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ अपना कोड डाल दिया, वो सबमिट कर दिया और वो जाके आपके सर्वर पे अटैक कर देगा, वो भी हमें प्रिवेंट करना है। इन सब काम को करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हम तीनों का अलग अलग पता चल गया। लाइक CSS gives you the components and HTML gives you the components, CSS gives you styling and JavaScript make it interactive. ओके। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है? हाँ मैम, बैकएंड डेवलपमेंट लाइक अब आपने एक फॉर्म भरा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वो फॉर्म जाके सीधा डेटाबेस में जाके सेव नहीं होता। डेटाबेस में जाना ऐसा नहीं कि सीधा जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती है लाइक HTML CSS, दे कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू डेटाबेस। ओके। And also we have to write some logic also.
फॉर एग्जाम्पल आपने कभी फॉर्म भरा होगा, लाइक आपने देखो फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम एंड देन दैट गोज टू डेटाबेस. व्हेन यू रिट्रीव दैट एप्लीकेशन, यू रिट्रीव दैट डेटा, आपने डाला कि ओके किसने फॉर्म भरा, मैंने रोल नंबर डाला, उसका नाम तो वापस आना है, तो फर्स्ट नेम दिस लास्ट नेम दिस करके लिख कर नहीं आता ना, पूरा नाम एक साथ आता है. तो कैसे होता है कि एक साथ आ जाए, मैंने अलग अलग फील्ड में भरा था. तो मैंने जिस सिंपल सा लॉजिक बताया कि बैकएंड प्रोग्रामिंग जो हमारी होती है वो दोनों फील्ड से डेटा उठाती है, एक साथ जोड़ती है और जाके डेटाबेस में सेव कर सकती है. समटाइम्स एक ही फील्ड में कर ले, कई बार दो में कर देती है. कई बार हम ऐसा करते हैं कॉन्कैटनेट कर लेते हैं जो डेटा आया एक साथ जोड़ के सारा, वो प्रोग्रामिंग हमें बैकएंड में करनी पड़ती है. तो बैकएंड के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लाइक वी हैव जावा, मोस्ट लाइक इंडस्ट्रियल लैंग्वेज यू कैन से, वी हैव C#, it's used in .NET, we have Python, so many languages are there, so these are the backend languages, and we have a database, and to talk to database we need SQL query, structured query language. And database also nowadays, like most of the time we were using relational database, now we have NoSQL database also, like MongoDB, we have SQL database like SQL Server, MySQL, there are so many, Oracle, so these are the things. ओके, सो इसके साथ हमने ये संदीप कौशिक सर से ये जाना कि बैक एंड और फ्रंट एंड में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है. अब सर एक टर्म आजकल बहुत ज्यादा चल रही है चर्चा में, माइक्रो सर्विसेज. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं. ओके, लाइक बिफोर आई टेल यू माइक्रो सर्विस, पहले आप हमारी जो एप्लीकेशन होती थी उनको हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन बोलते थे. मोनोलिथिक मीन्स मोनो मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी जो एप्लीकेशन है, लाइक फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, और बैक एंड के बाद आपका डेटाबेस हो गया, वो सारी की सारी हम एक ही सर्वर में होस्ट करते थे. फायदा क्या है बताओ, सब एक ही जगह पे कम्युनिकेशन फास्ट होगा, आपको फ्रंट एंड से बैक एंड के पास डेटा फास्ट जाएगा, डेटाबेस में फास्ट जाएगा, डेटाबेस से रिट्रीव करने में फास्ट है, फ्रंट एंड के पास आना भी फास्ट है, एप्लीकेशन बहुत फास्ट है. और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उस टाइम था कि किसी को वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर को खोलता था, विंडोज में मोस्टली हम करते थे, और उसमें एड्रेस डालते डायरेक्ट, लाइक www.techboost.com, हमने खोल लिया वेबसाइट, देख ली, उसमें डिस्प्ले आ गया. क्या आपको अब नहीं लगता है लोग लैपटॉप और ये डेस्कटॉप कम यूज करते हैं, अब फोन में ही खोले, फोन में ही सब कुछ है आजकल फोन में. अब फोन की बात आ गई, ठीक है फोन में देख लिया, तो क्या लुक सेम है जो हमें वेबसाइट पे दिखता था डेस्कटॉप में और जो अपने फोन में दिखता है? नहीं, लुक तो सेम नहीं होता सर, चेंज होता है. हमें वो करना पड़ता है कि इसमें कैसा दिखेगा, इसमें कैसा दिखेगा. इसके अलावा फोन भी तो आपको एंड्रॉइड फोन है, iOS फोन है, तो उनमें भी तो डिस्प्ले अलग है, अलग अलग डिस्प्ले. टैबलेट्स हैं, उनका साइज 10 इंच की टैबलेट होती है, उनका साइज बिग होता है. अब हमें इन सब चीज को कैटर करना है. तो इसके लिए अब मान लो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, आपको क्या लगता है एक वेबसाइट में फोन के लिए बनाऊंगा, लाइक एक डेस्कटॉप के लिए बनाऊंगा और एक iOS फोन के लिए बनाऊंगा, या फिर टैबलेट के, इतनी सारी वेबसाइट में बनाऊंगा, कितना कोड लिखना पड़ेगा मुझे? बहुत सारा, बहुत ज्यादा. अब ये मान लो कि आपने एक एग्जाम फॉर्म भरा, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया और डेटाबेस में अपने फॉर्म सेव हो गया, और भरा था अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे. कल को आप मोबाइल में जाओगे, अगर एप्लीकेशन अलग अलग हुई तो मोबाइल तो बोलेगा कि फॉर्म भरा ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, डेटाबेस अलग है. इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू डीकपल देम. ओके, लाइक फ्रंट एंड को हम अलग सर्वर में होस्ट करेंगे, बैक एंड को अलग, और डेटाबेस को कहीं और. फायदा क्या होगा बताओ? फायदा देखो ये होता है, अब आपने डेटाबेस तो सेम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्म आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भरा है, मोबाइल में भी तो देखना है किसने फॉर्म भरा है, सेम ही होना चाहिए ना डेटा, तो डेटाबेस हैज टू बी सेम. ओके, एक हमने डेटाबेस बना लिया. अब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे लॉजिक लिखे होते हैं. अब लॉजिक मैं बार बार लिखूं? नहीं. हाँ, अगर हमारी एप्लीकेशन अलग अलग होगी तो हमें लॉजिक बार बार लिखना पड़ेगा. लेकिन हमने करना क्या है, लॉजिक भी तो एक ही होता है, खाली फ्रंट एंड ही तो चेंज हो रहा है, ओनली व्यू चेंज हो रहा है. क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, व्यूज सब डिवाइस के लिए अलग अलग बना लो, फ्रंट एंड बैक एंड सेम रखें और आपका डेटाबेस सेम रखें, ओनली फ्रंट एंड आप चेंज कर लो, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और हमें बार बार लॉजिक भी नहीं लिखने पड़ेंगे ना. हो सकता है कि इसमें कॉपी पेस्ट करने में इश्यू आ जाए, लॉजिक बदलने में इश्यू आ जाए, तो हम बैक एंड सेम रखेंगे, डेटाबेस सेम रखेंगे, फ्रंट एंड सबके लिए अलग अलग बना लेंगे. इससे क्या हो गया, सर्विसेज हमारी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी, स्मॉल सर्विसेज. ठीक है. और सर्विसेज को आगे भी आप ये कर सकते हो कि एक लॉगिन सर्विस बना ली,
एक एम्प्लॉय सर्विस बना ली जिससे एम्प्लॉय का डेटा आएगा। इतनी सारी सर्विस को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिसको कॉल करना है उसको कॉल करेंगे, उसको यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड माइक्रो सर्विस। नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू दैट इज दे आर स्मॉल। ओके सर। और एक और खास बात इसकी जो फायदा हम बता देता हूं आपको, मान लो आपकी एक सर्विस डाउन होगी, ठीक है, आपके एम्प्लॉय का पता करना था कि कब कब वो लीव गया, तो लीव का डेटा नहीं आएगा, बाकी डेटा सारे काम तो उसकी सैलरी वैल्यू तो बना ही सकते हैं और काम तो कर ही सकते हैं, उसके अटेंडेंस लगा सकते हैं ना, ओनली लीव का नहीं पता चलेगा। अगर ये एप्लीकेशन एक होती तो अगर एक बग आता पूरी एप्लीकेशन डाउन, यहाँ पे ओनली एक पार्ट बंद हुआ, कोई बात नहीं, लीव का डेटा कर ले लेंगे, आज इसके अटेंडेंस तो लगा ही लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें भी आप करियर बना सकते हो, इसमें आप एक फील्ड में जा सकते हो, फ्रंट एंड ले सकते हो, बैक एंड ले सकते हो, फिर डेटाबेस या सीक्वल, व्हाटएवर इज योर इंटरेस्ट यू कैन टेक इट। ओके सर, तो आपने इसके हमें बहुत सारे एडवांटेजेस बता दिए माइक्रो सर्विसेज के। थैंक यू सर। ओके सर, तो आपने इतनी सारी चीजें बता दी, आज ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गई है लेकिन चलो, हमारे ऑडियंस के लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आईटी में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? बहुत से लोग से सुन रहे हैं क्लाउड क्लाउड क्लाउड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली फील्ड टेक्निकल है, तो हो सकता है कि आपको बोर भी कर रहा है। नहीं सर, पर ये है ना, बहुत सारी चीजें हो गई तो दिमाग से निकल जाती हैं आधी चीजें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पहले थोड़ा बताता हूँ। बिफोर गोइंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक मैं ट्रेडिशनल सिस्टम बताता हूँ, व्हाई वी नीडेड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके सर। ओके, सो पहले होता क्या था कि जैसे हमने बात की आपके साथ कि हम क्या करते हैं, हमने एक वेब एप्लीकेशन मान लो कोई हमने डेवलप की, तो ऐसे तो है नहीं कि मेरे कंप्यूटर में रखी हुई है, कोई भी आएगा और मेरे कंप्यूटर से ही चल जाएगी, तो होगा नहीं, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी कम होंगे। हो सकता है उसके 1 लाख यूजर हो, तो मेरा कंप्यूटर तो बैठ जाएगा अगर मैंने चला भी दी। तो हम करते क्या थे कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे 1 लाख लोग उसको देखेंगे मान लो, तो मैं क्या करता हूँ उसके हिसाब से मैं उसका रैम लूंगा, कुछ सीपीयू पावर लूंगा, मेमोरी लूंगा, उसकी कुछ कैपेसिटी लूंगा, हार्ड डिस्क की होगी, आजकल एसएसडी चल रहा है, तो इसके हिसाब से मैंने एक सर्वर परचेज कर लिया और उस सर्वर को मैंने अपने ऑफिस में या अपने घर पे लगा लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, 24/7 ऑन होना चाहिए, तो मुझे कुछ अच्छे इन्वर्टर्स, जनरेटर्स खरीद के लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा टाइम टू टाइम पैचेज आते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी तो आएगी, हैकर्स विल बी देयर, तो मुझे पैचेज लगाने पड़ेंगे, उसका खर्चा। और क्या खर्चा, इसके अलावा एंटीवायरस मुझे रन करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें सब मैंने ही करनी है। अब कल को मान लो कि मैंने सोचा था कि 1 लाख यूजर आएंगे, वो 2 लाख हो गए, फिर मेरे बैठ जाएगी एप्लीकेशन, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, रैम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ। तो मुझे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और रैम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सर। हाँ, अब बढ़ा दिया मान लो, हाँ। फिर होगा क्या, हो सकता है कि आपके जो यूजर हैं वो सीजनल हो, कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम में बहुत सारे यूजर आ जाएंगे, कोई एग्जाम की एप्लीकेशन हमने बनाई, नॉर्मल टाइम में तो कोई एग्जाम हो नहीं रहा, तो खाली आपने पता चला कि 10 लाख का आपने एक सर्वर खरीद के लगाया और वो खाली पड़ा हुआ है, आपके पैसे से आप कुछ नहीं, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है ना उस टाइम में थी जब एग्जाम थी, तो वेस्ट हो गया। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी आई है। क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है क्या है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आज आपको मान लो 10 कोर सीपीयू चाहिए, तो 10 कोर आप ले लो, स्केलेबिलिटी होती है, कल को आपकी रिक्वायरमेंट घट गई, आप कम कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड पे एज यू गो। Okay. तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हैं तो हमारे रिसोर्सेज जितने हमें चाहिए उतने मिल जाएंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे, और ना ही मुझे पैचेज देखना, ना मुझे एंटीवायरस देखना, ना मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम देखना। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। पॉपुलर प्लेयर इसमें है आजकल Amazon वेब सर्विसेज है, AWS we call it popularly. Another name that is coming to fore is Azure. Azure, yes. Yeah, it's given by Microsoft. We have Google Cloud and so many other players also. Like, but most of the students, they are making career in AWS because it's number one in the market. It's number one in the market. Second is Azure. So this is all cloud computing is. ओके सर, अब समझ में आया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एग्जैक्टली। पाइथन इज बिकमिंग सो पॉपुलर नाउअडेज, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर।
there are many reasons for it. Like Python, first thing, it is very easy to learn. Okay, sir. Second thing, you will find there are so many libraries, like Panda, NumPy, so many libraries are there. You can make use of those libraries. You have to do minimal coding. You have to just use those libraries and you are ready to go. Okay, sir. And another thing, like because of its use in AI, AI, it's becoming very popular day by day. Nice. So Python is widely used in AI. So that's why Python is becoming very, very popular. So I suggest you should learn Python also. Okay, sir. So next question. After this, the next question comes to my mind is, what is framework? Yeah, you might have heard this name so many times. Yes, sir. Everybody know. Okay. Everybody heard this. Yeah. Like होता क्या है कि हर चीज का एक फ्रेमवर्क आ गया. नाम से सोचो, फ्रेमवर्क, लाइक यू आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग. आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया. यहाँ पे ये फोल्डर होएगा, यहाँ पे आपके व्यूज का फोल्डर है, यहाँ पे कंट्रोलर का फोल्डर है, यहाँ पे आपके मॉडल्स रहेंगे, यहाँ पे आपके बाकी एसेट्स रहेंगे, यहाँ पे इमेजेस रहेंगी. अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना लूं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लाइक कहाँ पे क्या होने वाला है, कल को आपको एक कंट्रोलर बनाना है तो जाके उस फोल्डर के अंदर बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं कहीं पे भी बना दोगे. आपने ऑर्गेनाइज कर दिया. इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर एप्लीकेशन में चाहिए. बोलो क्या सर? फर्स्ट है, लाइक आपको लॉगिन तो सब में करना पड़ेगा. आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. क्यों हम इन चीजों को बार बार बनाएं? क्यों ना कुछ बना बनाए मिल जाए. एरर हैंडलिंग होता है, ये सब चीजें ना फ्रेमवर्क बना के देता है. अच्छा. इन सब चीजों को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं, लाइक हम जैसे अभी HTML की बात कर रहे थे, CSS की बात करते थे. अब CSS किसी चीज को स्टाइलिंग करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा. अगर हम एक क्लास बना लें, उसमें सारा कोड लिख लें, बस उस क्लास को कॉल कर दे कहीं पे, तो सारा का सारा जो जो उसमें लेआउट लगना सीधा लग जाएगा. कितना फायदा हो जाएगा हमारा. ऐसा ही एक फ्रेमवर्क हमारे पास, लाइक जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, लाइक jQuery काफी पॉपुलर है. आप इसमें वैलिडेशन बहुत इजीली लगा सकते हो. आप जस्ट रिक्वायर्ड कीवर्ड लिख दो तो आप उस फील्ड को सबमिट नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर कुछ नहीं लिखते हो. और हमारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, लाइक एंगुलर है, रिएक्ट है, Vue.js है, बैक एंड फ्रेमवर्क है. अब आप पाइथन की बात करे थे, सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क आजकल वेब एप्लीकेशन में है Django. तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं. हम एक ऑर्गेनाइज वे में हम लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को जो हमें, why we have to reinvent the wheel again and again when we can use the code provided by others. So this is the beauty of the framework. Okay, sir. Sir, okay. Now another question for you. Is AI taking away all the jobs? Yeah. This popular misconception, like people are thinking like AI will take away all the jobs. It's not like that. AI will take away the jobs which are of repetitive nature, common things, like why we will do the same thing again and again. ऐसा नहीं है कि जो कुछ चीजें हैं जिसमें हमारा इंटरवेंशन नहीं चाहिए, नॉर्मल हम वैसे ही बनाई जा रहे हैं, उनको तो AI अपने आप ही ले लेगा, क्योंकि वो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो. जो भी चीजें ऑटोमेट हो सकते हैं वो AI कर सकते हैं. बट आवर जॉब, इफ वी आर मेकिंग करियर इन इट, लाइक व्हाई वी कांट प्रोग्राम आवरसेल्फ, वी कैन मेक करियर इन इट. वी कैन यूज द टूल्स which were created by AI. हम उनको यूज करना सीखे, खुद टूल्स क्रिएट करें. हम AI में ही करियर क्यों ना बनाएं, है ना. जब हम बना सकते हैं तो हम, IT का जमाना है, आप खुद करियर बनाओ. आप डरते क्यों कोई वो जॉब ले लेगा. आप उसको यूज करके क्यों ना और ज्यादा पैसा कमाओ, कुछ अपने स्किल बढ़ाओ. Okay, sir. This question was in everybody's mind, but you clarified this question very smartly. So thank you so much. Okay, sir. आपने मुझे इतनी सारी चीजें बता दी आज के इस पॉडकास्ट में. हर चीज को आपने अच्छे से क्लैरिफाई किया. अब देखो, हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अब हमने ये सारी चीजें सीख तो ली है, लेकिन हमें इस चीज को सीखने में टाइम कितना लगेगा, और हमें क्या हमारा स्टार्टिंग पैकेज होगा, क्या हमें सैलरी मिलेगी, है ना. तो ये सारी चीजें आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए. देखो, ये क्या होता है कि आपको कोई भी चीज आप सीखने जाओगे, फर्स्ट तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है. अगर आपकी IT क्वालिफिकेशन है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम टाइम लगे. अगर IT में क्वालिफिकेशन नहीं तो हो सकता है कि 2 महीने ज्यादा लग जाएंगे. बहुत ज्यादा फर्क आने वाला देखो है नहीं. वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर.
ठीक है, कोई भी स्किल है, आप लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप सीख रहे हो, 3 महीने में आप चाहो नॉर्मल सीख सकते हो। अगर आपको थोड़े अच्छे लेवल की सीखनी है तो आप 6 महीने में यू आर गुड टू गो। लाइक 6 महीने में आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हो। सिमिलर आप बैकएंड में जा सकते हो। अगर ओनली पाइथन सीखना है, लाइक मैं तो पाइथन सीख लिया, फिर मैं फर्दर नेक्स्ट करूंगी, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखते हैं, पाइथन आप 1.5 महीने में अच्छा सीख सकते हो। और रही बात पैकेज की, आईटी में बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है, जितना मर्जी आप कमा लो। लाइक स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगा सकते हो आपके 30-40 हजार तो आपको मिल ही जाएंगी। उसके बाद आप चाहो स्केल कर सकते हो। लाइक अगर आप अच्छा कर लेते हो, आजकल क्या होता है ना कि अगर आपने अच्छा किया, आप इंटरव्यू देते रहो, आपको कोडिंग के जो भी आप स्टैंडर्ड्स हैं उसको बढ़ाते रहो, तो आपका पैकेज तो डेफिनेटली आपकी स्किल के साथ बढ़ता ही रहेगा। और ये देखो कम होने वाला है नहीं, एआई बढ़ता रहेगा। तो और क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब, क्योंकि अब देखो आप सोचोगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं एआई सर एआई जा रहे हैं, एआई में ही करियर बनाऊं, ऐसा ये भी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एआई भी कहीं ना कहीं तो होस्ट करोगे, देन आल्सो यू नीड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सारे फील्ड इंपॉर्टेंट है। आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, वो भी बूमिंग है, आप एआई में जाओ, वो भी बूमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाओ, ये सारे के सारे फील्ड एक साथ ग्रो करने वाले हैं। आपका अच्छा करियर रहेगा, आप आईटी में करियर बनाओ। एंड माय ओके सर, तो मेरे साथ साथ आज ऑडियंस के भी बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर किए हैं, लेकिन एक और बात है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे हमारे छोटे छोटे शहर हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर नहीं होते टीच करने के लिए, तो हमें क्या करें सर? हम जो मतलब हम अच्छे से हमें एजुकेशन मिल पाए, उसके लिए हम क्या करें सर? हाँ, देखो आज के टाइम में क्या होता है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हो। बहुत सारी कंपनीज है, वो ऑनलाइन कोर्सेज भी कराती हैं, हम भी ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं। हमारी कंपनी है, आई एम फ्रॉम टेकबूज, तो आप चाहो तो हमारे यहाँ इनरोल कर लो, आप एडमिशन ले सकते हो, हम आपको ऑनलाइन कोर्स भी करा देंगे, ऑफलाइन भी करा देंगे। रही बात छोटे शहर की, हम भी एक छोटे शहर में ही बैठे हैं, इस करनाल इन हरियाणा। Like here, we give you offline classes also and at very reasonable prices, because benefit that you will get of doing this course is like we are industry specialist, we have experience of more than 15 years in programming, so we can give you that experience even in the small city like Karnal. So I invite you here for demo class. You can come to me, I will give you demo class. If you like, you can join us online and offline both the ways. आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे संदीप कौशिक, और इन्होंने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग आईटी। सो आई रियली थैंक हिम फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन ही गेव अस। एंड आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, गुड बाय।